हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मनोज सर में। मैं हूं गौरव सिंह और आपके सामने लेकर आया हूं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 और इसका चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है विद्युत धारा। और आज जो है इसमें हमारा पार्ट नंबर 5 है, क्योंकि पार्ट नंबर 4 तक मैंने पिछले वीडियो में कराए हैं। अगर आपने वो वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो आप पहले प्लीज उनको जरूर देख लें ताकि आपको अच्छा समझ में आए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मनोज सर गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी, अगर ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इनको सब्सक्राइब कर लें जरूर। आज जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सेलों का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। और आज हम देखेंगे सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या होता है और समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या होता है। कब हमें सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, कब हमको सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें बताएंगे हम इस वीडियो के रिजल्ट से, यानी जब हम कॉम्बिनेशन करेंगे उसके बाद रिजल्ट निकल के आएंगे, उससे हम बहुत सारी चीजें बताएंगे आपको। ठीक है, तो काफी अच्छा काफी अच्छा वीडियो रहने वाला है आज का, तो आप प्लीज बने रहिए लास्ट तक। ठीक है, चलिए तो देखिए, मान लीजिए हम सबसे पहले इसको किस में जोड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, क्योंकि सेलों को हम श्रेणी क्रम में भी जोड़ सकते हैं, समांतर क्रम में भी जोड़ सकते हैं और मिश्रित क्रम में भी जोड़ सकते हैं। मिश्रित क्रम का मतलब कुछ श्रेणी कुछ समांतर क्रम, इस तरीके से हम मिश्रित क्रम में भी इनको जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले लेता हूं मैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो देखिए श्रेणी क्रम में किस प्रकार हम इनको जोड़ सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने n सेल लिए हैं। कितने सेल लिए हैं? n का मतलब क्या है यहाँ पर? n का मतलब है कि कितने भी सेल हम ले सकते हैं अपनी इच्छा से। मान लीजिए अगर हमारा फाइनल रिजल्ट में हमने n बराबर 10 रख दिया तो हमारे पास 10 सेल हैं। अगर हम 20 सेल लेना चाह रहे हैं, 20 सेलों का श्रेणी क्रम देखना चाह रहे हैं कितना क्या होगा, ठीक है, तो n बराबर 20 रख देंगे। तो आप n की वैल्यू को अपनी इच्छा अनुसार लगा करके, ठीक है, आप उतने ही सेलों का श्रेणी और समांतर क्रम निकाल सकते हैं कि क्या रहेगा। ठीक है, तो आइए, हमने यहाँ पर सेलों की संख्या तो नहीं दी है लेकिन मान लिया है कि n सेल हैं। ठीक है, तो माना n सेल है, इनमें प्रत्येक का विद्युत भागबल E है और आंतरिक प्रतिरोध R है। अब दोस्तों ये जो सेल लिए हैं ना मैंने समान प्रकार के सेल लिए, अर्थात उनके विद्युत भागबल और आंतरिक प्रतिरोध मैंने क्या लिए हैं, बराबर लिए। ठीक है, चलिए माना n सेल है, प्रत्येक का विद्युत भागबल E और आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल r है। अब देखिए यहाँ पर एक सेल मैंने ये लिया है, एक सेल दिखाया मैंने प्लस माइनस और इसका आंतरिक प्रतिरोध भी दिखाया R और विद्युत भागबल कितना E। ऐसे मैंने इसका और इसका भी। ठीक है, आप देखिए मैं n सेलों को नहीं ले रहा हूं, मैंने सिर्फ यहां पर फिगर में 3 सेल लिए हैं। ठीक है, बाद में जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें n बराबर 10, 20, 30 कुछ भी रख करके आप उतने ही सेलों के लिए निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बहुत सारे सेल नहीं, सिर्फ 3 सेलों से लेकर के मैं रिजल्ट निकालूंगा फाइनल क्या आएगा। अब देखिए इसके साथ साथ हमने एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R को भी इस परिपथ में ले लिया है, R को। ठीक है, तो ये जो है स्मॉल r, ये तो है सेलों के आंतरिक प्रतिरोध, और ये जो कैपिटल R है ये क्या है, ये बाह्य प्रतिरोध है जो हमने सेलों के साथ लगाया है। बाह्य प्रतिरोध का मतलब क्या है यहाँ पर? बाह्य प्रतिरोध का मतलब है यहाँ पर मान लीजिए आप सेलों के कॉम्बिनेशन से आप क्या जलाना चाह रहे हैं, बल्ब जलाना चाह रहे हैं। ठीक है, बल्ब को जलाना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है बाह्य प्रतिरोध का काम कौन करेगा, बल्ब करेगा। अब जैसे कि आपने टॉर्च ले ली, टॉर्च देखिए ना आपने, टॉर्च में देखिए काफी सारे सेलों को लगा करके हम जब स्विच को ऑन करते हैं तो वहां देखते हैं कि बल्ब जल जाता है। तो दोस्तों वो जो बल्ब होता है टॉर्च में, वही क्या होता है हमारे लिए, बाह्य प्रतिरोध का काम करता है, कैपिटल R का। तो यहां पर कोई ना कोई बाह्य प्रतिरोध भी आपको लेना होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। देखिए सबसे पहले आपको एक चीज समझनी होगी, विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है। जब किसी सेल से आपको विद्युत धारा लेनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है I बराबर विद्युत भागबल E अपॉन बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध, ये होता है हमारा फॉर्मूला। किसी भी सेल से अगर आपको विद्युत धारा चाहिए तो उसका फॉर्मूला होता है I बराबर E अपॉन R प्लस R। I विद्युत धारा है, E विद्युत भागबल है, कैपिटल R जो है ये बाह्य प्रतिरोध है और स्मॉल r जो है वो आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए मैंने एक सेल ना लेकर के काफी सारे सेल ले लिए तो मुझे क्या करना होगा, तो मुझे करना होगा कि सभी सेलों का मैं तुल्य विद्युत भागबल निकाल लूं, यानी कुल विद्युत भागबल निकालूं, और उसके बाद सेलों का मैं क्या निकालूं, सभी सेलों का बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध को क्या कर दूं मैं
ऐड कर दूं, यानी सभी आंतरिक, देखिए बाह्य प्रतिरोध तो हमारा एक ही है पूरे परिपथ में, ठीक है, लेकिन जो आंतरिक प्रतिरोध वो कैसे हमारे बहुत सारे हैं, एन सेल हैं तो एन ही हमारे क्या है आंतरिक प्रतिरोध है। तो उन सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोधों का क्या लूंगा मैं, तुल्य निकालूंगा और उसकी जगह रख दूंगा। तो इस तरीके से हमको करना होगा, ठीक है। तो अब हम, मेरा काम क्या है, इन सभी सेलों का कुल विद्युत वाहक बल निकालना और दूसरा सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों का क्या करना है, मुझे तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो इस तरीके से पहले मैं निकालूंगा, उसके बाद इसको हम करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम निकालते हैं कुल विद्युत वाहक बल। देखिए एन सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, यानी मैंने सभी सेलों का क्या निकाल दिया, विद्युत वाहक बल निकाल दिया। कह सकते हैं कि कुल विद्युत वाहक बल आ गया ई। तो ये जो ई है वो क्या है, कुल विद्युत वाहक बल है ई, इसको हम निकाल देते हैं। देखिए मान लीजिए आपने एक सेल लगाया तो उसका विद्युत वाहक बल कितना होगा ई, 2 सेल लगाए तो 2e, 3 सेल लगाए आपने तो 3e, लेकिन मैंने इसमें कितने सेल ले रखे, n सेल, तो n सेलों के लिए क्या हो जाएगा, ne हो जाएगा ne। मान लीजिए आप देखिए दोबारा समझ लीजिए, एक सेल है तो विद्युत वाहक बल ई आया, 2 सेल है तो 2e, 3 सेल आपने लगाए हैं तो 3e, विद्युत भाग बल बढ़ता जाएगा ना सभी सेलों का। और अगर आपने 10 सेल लगाए तो 10e, और अगर आपने n सेल लगाए तो ne। तो इसी हिसाब से मैंने क्या रख दिया है, n सेलों का कुल विद्युत भाग बल को क्या लिखा है, ne लिखा है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, पहले मैं एक काम कर लेता हूं, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकाल लेता हूं कितना है, और आंतरिक प्रतिरोधों का क्या निकालेंगे, तुल्य निकालेंगे। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो सारे के सारे आपके जो आंतरिक प्रतिरोध हैं वो कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए। और श्रेणी क्रम में सेलों का तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलता है, तो अब हम निकालेंगे सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों का तुल्य। कैसे निकालेंगे आप, इसको मान लीजिए आप स्मॉल r, नहीं ऐसे रहने दो, सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों का तुल्य क्या होगा। देखिए 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, ऐसे कितने सेल है हमारे पास, n सेल है भाई। एक सेल को अगर मान लीजिए हम दो, यानी मान के चलो पहले 2 सेलों को अगर हम मान लीजिए श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, वो आएगा पहला और दूसरा। भाई आंतरिक प्रतिरोध है तो प्रतिरोधी, लेकिन कैसे, श्रेणी क्रम में। और जब आपको पता होगा श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो सीधा ऐड कर देते हैं हम। तो 2 सेलों को मैंने जोड़ा है तो r प्लस r, दोनों को क्या करना है, आप डायरेक्टली ऐड कर दीजिए। अगर मान लीजिए तो कितना आएगा, ये 2r आएगा। अगर मान लीजिए आपने 3 सेलों को जोड़ा है तो r प्लस के r, यानी कितना हो जाएगा, 3r हो जाएगा। अगर आपने मान लीजिए 5 सेलों को जोड़ा है तो पांचों का आंतरिक प्रतिरोध मिलकर के क्या बनाएगा, तुल्य प्रतिरोध बनाएगा। यानी 1 2 3 4 और 5, सारे सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों को आप ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5r। तो आप देखिए अगर मैंने 2 सेलों को जोड़ा है तो उनका श्रेणी क्रम में तुल्य क्या आएगा, 2r। अगर मैंने तीनों को जोड़ा है तो 3r। अगर मैंने 5 सेलों को जोड़ा है श्रेणी क्रम में तो उनका तुल्य कितना है, 5r। ऐसे में यहां कितना जोड़ रहा हूं, n सेलों को जोड़ रहा हूं। सभी सेलों को मतलब क्या है, n सेलों के आंतरिक प्रतिरोध का तुल्य कितना आएगा, वो हो जाएगा nr हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। 2 सेलों के लिए 2r, तीनों के लिए 3r और पांचों के लिए 5r, और 10 अगर आपने जोड़े हैं सेल तो 10r, और n सेल अगर आपने जोड़े हैं तो nr। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों का तुल्य निकाल दिया। अब ये जो r यानी सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों का तो तुल्य इतना आ गया। बाकी अभी हमारा इस परिपथ के अंदर एक और प्रतिरोध है कैपिटल R, इसको भी क्या करना होगा, शामिल। तो बाकी देखिए आप इनके साथ ये कैसा लगा हुआ है, ये भी श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, तो इसको प्लस कर दीजिए, क्योंकि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को डायरेक्ट हम ऐड करके तुल्य निकालते हैं। ठीक है, हम निकालेंगे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तो पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, बराबर हो जाएगा कितना, n स्मॉल r प्लस के कैपिटल R।
क्योंकि हमें ये वाला प्रतिरोध भी लेना होगा और ये पूरे परिपथ का तुल्य निकल गया। अब हमको निकालनी है विद्युत धारा। क्या निकालनी है? विद्युत धारा। और विद्युत धारा I का फॉर्मूला क्या होता है? मैं इसी फॉर्मूले को क्या लिखूंगा? कुल E क्या है? विद्युत भागबल। लेकिन सेलों के केस में क्या आएगा? कुल विद्युत भागबल। यहां लिखूंगा मैं कुल विद्युत वाहक बल बटे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। क्या आएगा? तुल्य प्रतिरोध। अब देखिए कुल विद्युत भागबल कितना आया हमारा? Ne। कितना है? Ne। और परिपथ का, पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना आया हमारा? NR प्लस के कैपिटल R। तो हम लिखेंगे NR प्लस के कैपिटल R। और दोस्तों यही हो जाता है हमारा फाइनल। ये क्या है? हमारा फाइनल रिजल्ट आ चुका है। n सेलों को जब भी आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कितने विद्युत धारा प्रवाहित होगी उसका फॉर्मूला रहेगा I बराबर Ne बटे n स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। इसकी विशेष स्थितियां बहुत ध्यान समझनी है आपको क्या है। ठीक है, चलिए, यदि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? बहुत कम हो। किससे किससे कम होना चाहिए? बाह्य प्रतिरोध से। यानी कह सकते हैं सेलों का आंतरिक प्रतिरोध तो है कम, यानी कह सकते हैं कि NR का मान क्या है? बहुत ही कम है। किसके सापेक्ष? बाह्य प्रतिरोध R के सापेक्ष। यानी आपने जो बाह्य प्रतिरोध लिया है, ठीक है, जो आपने बाह्य प्रतिरोध लिया है उसका मान क्या है? बहुत ज्यादा है। और सेलों के आंतरिक प्रतिरोध क्या आ रहे हैं? बहुत कम है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन में देखिए NR का मान क्या है? बहुत ही कम है R के सापेक्ष। तो हम NR को क्या ले सकते हैं? 0 मान सकते हैं। यहां पर 0 मतलब नगण्य मान सकते हैं, पूरा 0 नहीं, बट इसके सापेक्ष क्या रहेगा? इसका मान बहुत ही कम रहेगा, तो इसको हम छोड़ सकते हैं। तो इस रिजल्ट से आप क्या देखेंगे? विद्युत धारा I का मान कितना होगा? Ne अपॉन ये NR का मान क्या ले लिया? इसके सापेक्ष आपने नगण्य मान लिया, तो इसको छोड़ दीजिए, बचा कैपिटल R। इसको आप N गुणा E बटे R भी लिख सकते हैं। तो विद्युत धारा I का मान कितना आएगा? N गुणा, और ये जो E बटे R लिखा हुआ है ना दोस्तों, ये क्या लिखा हुआ है? एक सेल से प्राप्त धारा, एक सेल से प्राप्त धारा, क्योंकि धारा I बराबर E अपॉन R होता है ना, तो ये क्या है? N गुणा एक सेल से प्राप्त धारा। बस यही आपको समझना है क्या है। देखिए, यदि मान लीजिए सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम हो बाह्य प्रतिरोध की तुलना में, और हमने सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है, तो उससे धारा जो मिलेगी वो एक सेल से जितनी धारा आपको मिलनी चाहिए उसका n गुना मिलेगी, उसका n गुना। और n क्या है? मान लीजिए यहां पर मैंने 10 सेलों को एक साथ जोड़ा है श्रेणी क्रम में, तो इसका मतलब एक सेल से जितनी धारा मिलेगी उसकी 10 गुना हो जाएगी विद्युत धारा का मान। इसका मतलब क्या है? प्रत्येक सेल से धारा मिल रही है आपको। भाई एक सेल आपने लगाया, समान प्रकार के लगाए, और एक सेल से जितनी धारा मिलेगी उसका 10 गुना मिलेगी धारा। आपको जो मिलेगी धारा कितनी मिल रही है? 10 गुना मिल रही है। इसका मतलब हो गया 10 के 10 सेल आपके क्या है? एक्टिव है, मतलब 10 के 10 सेलों से आपको विद्युत धारा मिल रही है। यदि बाह्य प्रतिरोध कैसा है? बहुत कम है, और आंतरिक प्रतिरोध है सेलों के ज्यादा, तो फिर क्या होगा श्रेणी क्रम में जोड़ने से? इसको भी देख लीजिए। यदि मैंने ले लिया है कैपिटल R का मान क्या है? बहुत कम है, और आंतरिक प्रतिरोधों का मान क्या है? बहुत ज्यादा है। इस बार मैंने R को कम लिया है, NR को बहुत ज्यादा लिया है, मतलब आंतरिक प्रतिरोध सेलों के बहुत ज्यादा है और बाह्य प्रतिरोध क्या है? कम है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो देखिए, धारा I बराबर कितना होगा? Ne अपॉन NR को हम लिखेंगे, और प्लस इस बार बाह्य प्रतिरोध का मान बहुत नगण्य है ना, तो इसको हम छोड़ देते हैं, और यहाँ N से N कट जाएगा और आपका रह जाएगा E अपॉन R। अब ये E अपॉन R क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है एक सेल से प्राप्त धारा। इसका मतलब क्या हुआ? विद्युत धारा I कितनी आएगी? धारा I का मान आएगा एक सेल से प्राप्त धारा, एक सेल से प्राप्त धारा के बराबर ही आपको धारा मिली है। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर, यदि सेलों के आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है बाह्य प्रतिरोध की तुलना में, तो सेलों को श्रेणी क्रम में लगाने से एक सेल से जितनी धारा मिलती है उसकी n गुना धारा मिल रही है, मतलब धारा का मान ज्यादा प्राप्त हो रहा है। लेकिन उल्टा कर दिया आपने कि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध तो लिए हैं बहुत ज्यादा,
और बाह्य प्रतिरोध कैसा है, बहुत कम, और आपने जोड़ दिया उनको श्रेणी क्रम में। तो यहां आपने देखा कि आपको n सेल्स, एक सेल से प्राप्त धारा के बराबर ही धारा मिलेगी, यानी n सेलों से धारा नहीं मिल रही है। यानी कह सकते हैं अगर मान लीजिए आपने 10 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो आपको केवल एक सेल से जितनी धारा मिलनी चाहिए सिर्फ उसी के बराबर ही धारा मिल रही है, 10 गुनी धारा नहीं मिल रही है। अगर इस कंडीशन में आप 10 सेल, 20 सेल, 50 सेल, 100 सेल, कितने भी सेलों को क्यों ना जोड़ दें, केवल और केवल एक सेल से प्राप्त होने वाली धारा के बराबर ही आपको धारा मिलेगी, बाकी यूजलेस, ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि बाकी सेल क्या है, सब यूजलेस हैं। तो इसका मतलब आपको धारा क्या मिल रही है, कम मिल रही है। आपने 10 सेल लगा रखे हैं लेकिन एक सेल के बराबर ही धारा मिल रही है आपको, ठीक है। तो अच्छा क्या रहेगा इसमें, तो यहां से आप रिजल्ट निकालिए अच्छा क्या रहेगा। जब सेलों के आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम हो तो सदैव उनको कैसे जोड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम में ही जोड़ना चाहिए, ताकि आपको हर सेल से धारा मिल सके, ठीक है। चलिए इसके बाद लेते हैं हम समांतर क्रम संयोजन, और समांतर क्रम संयोजन में देखेंगे क्या रिजल्ट मिलता है आपको। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है अगला समांतर क्रम संयोजन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखिए यहां पर हमने n सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा है, ठीक है। तो ये 3 सेल आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, ये 3 सेल नहीं है, ये कितने हैं, n सेल हैं। कितने, कुल सेल कितने हैं, n सेल हैं। तो हमने n सेलों को जोड़ा है समांतर क्रम में, लेकिन मैंने यहां पर केवल आपको 3 शो की है क्योंकि ज्यादा बड़ी फिगर हो जाएगी, तो आप समझ जाइए ये मैंने 3 दिखाए हैं लेकिन 3 नहीं है, कितने, n सेल हैं। और n कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 10 20 30 कुछ भी। चलिए देखिए सेलों को समांतर क्रम में ऐसे तो जोड़ा जाएगा, इन सभी के पहले सिरों को एक तरफ और बाद वाले सिरों को एक तरफ जोड़ दीजिए। और इसके साथ दोस्तों मैंने एक और, इन सभी सेलों के साथ मैंने एक और अन्य प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध R को लिया है, और वो इनके साथ कैसा है दोस्तों, ये श्रेणी क्रम में है। इसको समांतर क्रम में मत बोलना आप, इनके साथ ही समांतर नहीं है भाई। इन तीनों का जब तुल्य निकल जाएगा उसके साथ क्या रहेगा, ये श्रेणी क्रम में लग जाएगा, ठीक है। तो ये इन तीनों सेलों के तुल्य प्रतिरोधों के साथ श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, ये समांतर क्रम में नहीं है, श्रेणी क्रम में है। तो ध्यान रखना इस चीज का भी, ठीक है। चलिए ये सारे सेल कैसे हैं, समांतर क्रम में है, और इनके साथ एक बाह्य प्रतिरोध मैंने R को लिया है श्रेणी क्रम में, ठीक। और देखिए इसके बाद देखिए मैं क्या करूंगा, पहले विद्युत धारा, कुल विद्युत भाग बल निकालूंगा इस सारे सेलों का। विद्युत धारा का फॉर्मूला यही तो होता है, I बराबर, विद्युत धारा I बराबर कुल विद्युत भाग बल बटे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। अब पहले मैं निकालता हूं कुल विद्युत भाग बल, n सेलों का कुल विद्युत भाग बल कितना होगा, विद्युत वाहक बल क्या रहेगा, E। दोस्तों आप ध्यान रखना, कभी भी हम सेलों को जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो विद्युत भाग बल चेंज नहीं होता है, चाहे एक सेल लगा लीजिए, चाहे 2 सेल या 10 सेल या 20 सेल, सभी का विद्युत भाग बल क्या रहेगा, एक सेल के विद्युत भाग बल के बराबरी होता है, कभी भी अलग नहीं होता है। श्रेणी क्रम में जोड़ने से 2 गुना 3 गुना 4 गुना 10 गुना इस तरीके से बढ़ता चला जाता है विद्युत भाग बल का मान भी। लेकिन जब आप समांतर क्रम में सेलों को जोड़ते हैं तो उसके बाद जितना एक सेल का विद्युत भाग बल होता है बाकी सभी सेलों का भी क्या आएगा, उसके बराबर ही आता है, चाहे आप कितने भी सेल क्यों ना जोड़ लें। तो इस तरीके से ध्यान रखना, n सेलों का कुल विद्युत भाग बल जो आएगा समांतर क्रम में वो क्या आएगा, E के बराबरी होगा, एक सेल के विद्युत भाग बल के बराबरी होगा, ये n गुना नहीं होगा, ठीक है। इस चीज का भी ध्यान रखेंगे आप। और अब मान लीजिए पहले मैं क्या कर रहा हूं, आंतरिक प्रतिरोधों का तुल्य निकाल रहा हूं, आंतरिक प्रतिरोधों का तुल्य, परिपथ का बाद में निकालेंगे। आंतरिक प्रतिरोधों का तुल्य निकालते हैं, देखिए क्या होगा, कैसे निकालेंगे हम। देखिए ये जो आंतरिक प्रतिरोध है वो सारे कैसे जुड़े हुए हैं, सेल के समांतर क्रम में जुड़े होने के साथ साथ इनकी आंतरिक प्रतिरोध भी कैसे जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अब दोस्तों इनका आंतरिक प्रतिरोध मान लीजिए R डैश ले लिया मैंने, समझने के लिए लिखिए, इनका आंतरिक प्रतिरोध का तुल्य क्या ले लिया मैंने, R डैश ले लिया। और ये कैसे जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में हम कैसे जोड़ते हैं, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, इस तरीके से जोड़ेंगे n बार, यही तो होगा भाई। सेलों का आंतरिक प्रतिरोध का तुल्य मान लिया R डैश, और ये कैसे समांतर क्रम में, समांतर क्रम में 1/r करके जुड़ता है ना, तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, कितने सेल हमारे पास, n सेल, तो ये n बार जुड़ेगा इस तरीके से यहाँ पर।
देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया, आंतरिक प्रतिरोध तुल्य आर डैश माना और सभी को समांतर क्रम में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध कैसे समांतर क्रम में है और कैसे है, आर है। ठीक है, तो इनका तुल्य कैसे निकालेंगे, 1/r 1/r 1/r, इस तरीके से कितनी बार जोड़ेंगे, n बार, क्योंकि n सेल है हमारे पास। अब देखिए 1/r डैश 1 2 3 4, भाई r को क्या करना है आप कॉमन एलसीएम कर लें तो n बार जुड़ जाएगा, 1 + 1 + 1 n बार, यानी कितना आ जाएगा 1 + 1 + n बार जोड़कर कितना आ जाएगा, n/r आ जाएगा। अब देखिए इसको समझ लीजिए कैसे आएगा। मान लीजिए आपने 1/r और 1/r 2 बार जोड़ दिया आपने, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, r एलसीएम आ गया 1 + 1, यानी कितना आएगा 2/r। अगर मान लीजिए आपने 3 सेलों को जोड़ा है, 1/r को 3 बार ऐड कर रहे हैं, तो एलसीएम आर आया 1 + 1 + 1, यानी कि 3/r। तो आप देखिए जब मैंने 2 बार जोड़ा है इसको तो 2/r, जब मैंने 3 बार जोड़ा है तो 3/r, ऐसे 10 बार जोड़ूंगा 10/r, और मैंने जोड़ा है n बार तो n/r। तो कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, 2 सेलों के लिए 2/r, 3 बार जोड़ा तो 3/r, 10 बार जोड़ा तो 10/r, और यहाँ पर मैंने n बार जोड़ा है तो n/r आ जाएगा। तो ये तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, ठीक है, कि ये n/r कैसे आ गया, समझ में आया ना आपके। चलिए इसके बाद देखिए हमें निकालना आंतरिक प्रतिरोधों का तुल्य r डैश, कितना होगा, r/n होगा। तो ये सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों का तुल्य आ गया, r डैश कितना आ गया, r/n आ गया। अब हमें निकालना पूरे परिपथ का तुल्य, परिपथ का तुल्य, परिपथ का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध लिख दीजिए। ठीक है, कितना रहेगा पूरे परिपथ का, कितना रहेगा भाई, ये जो आपका r डैश है ना, इसके साथ ये जो कैपिटल R है कैसा, श्रेणी क्रम में, इसलिए इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड करेंगे आप, यानी कितना हो जाएगा, r डैश का मान है r/n और प्लस के कैपिटल R, इतना आएगा नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमने पूरे परिपथ का क्या निकाल लिया, प्रतिरोधों का तुल्य निकाल लिया, जो कि r/n प्लस के कैपिटल R के बराबर होगा। इसके बाद हमें निकालनी है विद्युत धारा, क्या निकालनी है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत धारा I बराबर हो गया कुल विद्युत भाग बल, और कुल विद्युत भाग बल कितना है हमारा, E है, अपॉन से क्या आएगा, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, r/n प्लस के कैपिटल R। तो इतना होगा या नहीं होगा, तो यही हो गया हमारा क्या, फॉर्मूला निकल के आ गया हमारा, सेलों के समांतर क्रम में जोड़ने के पश्चात विद्युत धारा कितनी प्रवाहित होगी परिपथ में। ठीक है, तो ये निकल के आ गया। अब इसमें भी हम क्या लेंगे, विशेष स्थितियां लेंगे, क्या रहेंगी इसमें देख लीजिए। अब देखिए यहां पर मैंने विशेष स्थितियां ली हैं, और पहली विशेष स्थिति में हम क्या लेते हैं, पहले की तरह कि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध क्या लें, बहुत कम, बाह्य प्रतिरोध से। आंतरिक प्रतिरोध क्या ले लें हम, कम ले लें बाह्य प्रतिरोध से। तो क्या होगा, देखिए पिछली बार भी हमने यही कंडीशन ली थी और इस बार भी हम यही कंडीशन लेंगे। तो जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है, n, r/n का मान क्या है, r से बहुत कम है, तो r/n को हम नगण्य मान सकते हैं। तो विद्युत धारा I का मान कितना हो जाएगा यहाँ से, E अपॉन कितना होगा, देखिए r/n कैसा है, बहुत कम है r से, तो इसको नगण्य मान के छोड़ दीजिए, क्या रहेगा, r रहेगा। और ये क्या है, एक सेल से प्राप्त धारा, एक सेल से प्राप्त धारा। अब ये एक सेल के बराबर ही धारा मिल रही है आपको, यानी आपने जोड़े तो हैं, मान लीजिए n बराबर 10 सेल, आपने सेल तो जोड़े 10, ठीक है, और कैसे सेल है वो, उनके आंतरिक प्रतिरोध कैसे है, बाह्य प्रतिरोध से बहुत कम है, और आपने जोड़ दिया उनको समांतर क्रम में। तो दोस्तों होगा ये कि आपने 10 सेलों को जोड़ा है, तो किसी एक सेल से प्राप्त धारा के बराबर ही आपको धारा मिलेगी, बाकी आपको क्या मिलेगा, कोई और ज्यादा धारा नहीं मिलेगी। मतलब धारा का मान क्या मिल रहा है, यहाँ पर भी कम मिल रहा है। तो ये उल्टा हो गया। सोचिए, जब हमने सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों का मान क्या लिया था, बहुत कम लिया था बाह्य प्रतिरोध से, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान बढ़ गया था, n गुना आया था। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, एक सेल से प्राप्त धारा के बराबर। तो इससे आपको क्या जानकारी मिल रही है कि जब सेलों के आंतरिक प्रतिरोध कैसे हो, कम हो, तो सदैव उनको श्रेणी क्रम में जोड़िए, समांतर क्रम में जोड़ोगे तो एक सेल के बराबर ही धारा मिलेगी, बाकी क्या रहेंगे, एक तरीके से यूजलेस हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना होगा, यह समझना होगा। और दूसरा क्या है, यदि मान लीजिए, यदि मैंने क्या लिया है, r/n का मान कैसा है, बहुत ज्यादा है कैपिटल R से, मतलब इस बार आंतरिक प्रतिरोध कैसे हैं सेलों के, बहुत ज्यादा है बाह्य प्रतिरोध से। तो क्या होगा यहाँ पर,
तो अब हम क्या मान सकते हैं, कैपिटल आर को नगण्य मानकर छोड़ सकते हैं। तो कैपिटल आर को 0 मान लेंगे, तो विद्युत धारा आई का मान क्या मिलेगा इस कंडीशन में, E अपॉन आर बटे एन, और ये हो गया हमारा 0, और यहां से एन चला जाएगा ऊपर, एन ई बटे आर, यानी एन गुणा ई बटे आर। क्या लिखा हुआ है, ई बटे आर लिखा हुआ है ये एक सेल से प्राप्त धारा, एक सेल से प्राप्त धारा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो गया कि देखिए ध्यान से, यदि सेलों के आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज्यादा हैं और अगर आपने उनको समांतर में जोड़ा है तो आपको n सेलों से प्राप्त धारा मिलेगी, मतलब एक सेल से जो धारा मिलेगी उसका n गुना हो जाएगा। और सपोज n बराबर 10 सेल है तो एक सेल से जितनी धारा मिलनी चाहिए उसकी 10 गुनी हो गई, मतलब कह सकते हैं धारा का मान बढ़ के मिल रहा है, मतलब ज्यादा मिल रहा है हमें। तो इन चारों रिजल्टों से आपको क्या सीखने को मिला, चारों रिजल्टों को मैं एक साथ बता रहा हूं क्या आपने सीखा। तो कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों, यहां से मैं सबका निचोड़ एक बार बता रहा हूं आपको दोबारा से, कि जब सेलों के आंतरिक प्रतिरोध कम हो बाह्य प्रतिरोध की तुलना में, ठीक है, तो उनको सदैव श्रेणी क्रम में जोड़िए। और अगर सेलों के आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज्यादा है बाह्य प्रतिरोध की तुलना में तो सदैव उनको समांतर क्रम में जोड़िए, ताकि आपको n गुनी धारा मिले, ज्यादा धारा का मान ज्यादा मिले, हर सेल से आपको धारा मिले। यही है इन दोनों डेरिवेशनों का रिजल्ट, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, मैंने चारों रिजल्टों को एक साथ लेकर के मैंने आपको बता दिया है कि क्या रहेगा, ठीक है। और आपको इनमें कंफ्यूजन हो रहा होगा थोड़ा सा, तो आप चारों के चारों रिजल्टों को अपने एक साथ सामने रखिए और उसके बाद कंपेयरिंग कीजिए आपकी क्या आपको रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप पीछे से दोबारा से इसको पीछे से देखिए, दोबारा से बिल्कुल एकदम चीज क्लियर समझ में आएगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो इन सभी रिजल्टों में, तो कंफ्यूज नहीं हुई है। दोनों रिजल्ट दोनों श्रेणी और समांतर क्रम के चारों रिजल्टों को सामने रख करके आप सोचिए एक बार, ठीक है। और दोस्तों अब आप कहेंगे कि सेलों के आंतरिक प्रतिरोध विद्युत भाग बल से कम है या ज्यादा है, ये कैसे हमको मालूम चलेगा, है ना, यही तो सोच रहे होंगे आप। तो दोस्तों उसके लिए हमने आपको विभव मापी बताया था, विभव मापी बताया था ना, तो विभव मापी की सहायता से आप सेलों के आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत भाग बलों को निकाल लीजिए और फिर आप कंपेयरिंग कर सकते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा है या विद्युत भाग बल ज्यादा है, ठीक है। उसके हिसाब से आप क्या करें, फिर श्रेणी और समांतर क्रम देख लीजिए कि श्रेणी क्रम में लगाने में फायदा होगा या समांतर क्रम में, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं और इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखना तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, कोई इसमें ऐसी दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगले वीडियो हम लेकर आएंगे कुछ और भी चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लेकर आएंगे, जैसे कि किरचॉफ के नियम वगैरह हो गए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। किरचॉफ के नियम, उनको अप्लाई कैसे करते हैं, ये सारा कुछ सिखाएंगे हम अगली वीडियो में। तो बन रहिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।